मतलब कितने एंगल से ये रोटेट होने पर स्लिप करना स्टार्ट करेगी। तो देखो, जैसे ही हम इस रॉड को रिलीज करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल एक्टिंग होना तो स्टार्ट कर दे, राइट। रॉड विल स्टार्ट रोटेटिंग, वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना चालू कर देगी। तो टेबल से तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इसका कांटेक्ट रह जाएगा। तो हम इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि जैसे ये रॉड है और ये L/4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर, ठीक है। और इस रॉड के पैरेलल जो फोर्स लग रहा है वो है फ्रिक्शन, और रॉड के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है वो है नॉर्मल। अब मान लो रोटेट करते करते किसी समय पर ये रॉड क्या है, थीटा एंगल बना लेती है हॉरिजॉन्टल के। रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद द, अब उस समय पर फोर्सेस देख लें अपन क्या क्या लग रहे हैं। नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, फ्रिक्शन इस तरह से लग रहा होगा जो कि स्लिप करने से रोकने की कोशिश करेगा इसको, mg मिड पॉइंट पे लगेगा। ये डिस्टेंस है L/4। तो हम क्या करें, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट टॉर्क को आई अबाउट पी इंटू अल्फा ऐसा लिखते हैं। अब इस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाएगा। mg का टॉर्क आएगा तो वो आ जाएगा mg इंटू L/4 इंटू कितना, ये वाली डिस्टेंस, तो वो हो जाएगी L/4 इंटू कॉस थीटा इक्वल पी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ml स्क्वायर बाई 16 ICM प्लस md स्क्वायर इंटू, तो mgl cos थीटा बाई 4 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटे, 12 और 16 में से 48 LCM आएगा, तो 7 ml स्क्वायर बाई 48 इंटू, तो ml से ml 12g cos थीटा डिवाइडेड बाई 7, ये ऐसी अल्फा की। साथ ही साथ हम क्या करें, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करें। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जब आप करोगे, ऐसा कर सकते हैं अपन, फ्रिक्शन लग रहा है उसके बाद भी कर सकते हैं क्योंकि अभी तक स्लिपिंग तो हुई नहीं है। तो जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो है तो रेस्ट पे ही, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, तो वो mg/L/4 sin थीटा के नीचे, कितना नीचे आ गया बेटे, L/4 पहले यहाँ था अभी यहाँ पे आ गया, ये डिस्टेंस क्या है L/4 sin,
इतना नीचे, इक्वल टू हाफ आई अबाउट दिस पॉइंट ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 16 इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा mgl sin थीटा बाय 4 इक्वल टू हाफ 7 ml स्क्वायर बाय 48 ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 24 g sin थीटा डिवाइडेड बाय 7 f, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब इससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाए ओमेगा स्क्वायर l बाई 4, अभी सेंटर ऑफ मास l बाई 4 रेडियस के सर्कल पर होता है, तो 24 g sin थीटा बाई 7l मल्टीप्लाइड बाई l बाई 4, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 6g sin थीटा बाई 7। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, दिस विल बी अल्फा l बाई, अल्फा की वैल्यू निकाली थी हमने 12g cos थीटा बाई 7l थी, तो 12g cos थीटा बाई 7l इंटू l बाई 4 कर दो, तो ये आ जाएगा 3g cos थीटा बाई, ये टेंजेंशियल mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो mg का इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा mg cos थीटा। अब ये जो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का कॉन्टेक्स्ट ऐसे समझ में आ जाएगा, फ्रिक्शन और mg sin थीटा मिलकर के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो f माइनस mg sin थीटा is equal to mass into centripetal acceleration of center of mass, तो f माइनस mg sin थीटा ये किसके बराबर आएगा, m into 6g sin थीटा बाई 7 के बराबर, तो f की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 13 mg sin थीटा बाई 7। और अगर नॉर्मल की बात करूं तो वो कैसे लिखेंगे, n माइनस mg cos थीटा, n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो नीचे की तरफ ही है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर क्या है, n माइनस एम जी कॉस थीटा की जगह क्या लिखना चाहिए, एम जी कॉस थीटा माइनस एन लिखना चाहिए, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हिच इज 3g cos थीटा बाय 7। तो नॉर्मल की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 4mg cos थीटा बाय, ये नॉर्मल आ गया, जिस समय पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट इतनी है तो नॉर्मल इतना। अब होना क्या चाहिए, अगले पेज पे देखो, जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो म्यू एन से हमेशा छोटी रहनी चाहिए, या बोल सकते हैं कि एट द इंस्टेंट ऑफ स्लिपिंग एफ बराबर हो जाना चाहिए, एफ बराबर हो जाना चाहिए म्यू एन के, तो एफ की वैल्यू ले 30, ये बराबर होना चाहिए म्यू एन, एन है 4mg cos थीटा बाई, तो mg से mg कैंसिल, यानी
टेन थीटा की क्या वैल्यू आ गई बेटे? 4 म्यू बाई 30, या थीटा को क्या लिखते हैं? टेन इनवर्स ऑफ 4 म्यू बाई, क्यों बेटे? इतने एंगल पे जाकर के स्लिपिंग चालू हो जाएगी। ये बात समझ में आती है बेटे? कोई डाउट तो नहीं इसमें? आगे चलें? हाँ सर। अब देखो, अब अपन इसमें बात करते हैं किसकी। ये जो सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, ये रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अबाउट एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम of a particle about a point O is defined as R cross M, where R vector is position vector of the particle with respect to the point O. क्या है? Velocity of the particle, ms mass of। और एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट O को हम R क्रॉस P ऐसा भी लिख सकते हैं। इस एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। तो ये हो जाएगा
r क्रॉस dp by dt प्लस dr by dt क्रॉस. Now what is dp by dt? dp by dt is net force acting on that particle, and dr by dt is velocity of the particle. P is linear momentum mv. Now v and mv vector will be in same direction, so this term will become 0 और ये मेरे पास आ जाएगा r क्रॉस f. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वैल्यू आ जाएगी क्या, r क्रॉस f नेट के बराबर. तो r क्रॉस f नेट क्या है, देखो r cross f net is sum of all the forces acting on सर that particle. हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो इसमें जो बोलो. डी आर बाई डी टी था वो तो वेलोसिटी हम्म, इन रेडियल डायरेक्शन था ना, और जो नहीं पी नहीं 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 नहीं, रेडियल डायरेक्शन क्यों था बेटा वेलोसिटी? वो डी आर बाई डी टी मतलब जो आर वेक्टर जो पोजी मतलब है उस वो डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है ना. नहीं नहीं, ऐसा किसने बोला तुमको? आर वेक्टर को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे, एक कोई पार्टिकल है पी, राइट, ये है ओरिजिन ओ, वो कुछ बी वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे, उसका किसी इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी, ये वेलोसिटी कंप्लीट वेलोसिटी आ जाएगा, वॉट एवर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज, इसमें रेडियल टेंजेंशियल दोनों ही कंपोनेंट आ जाएंगे. ठीक है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर. हाँ हाँ, अगर मैं हाँ. डी बाई डी टी ऑफ मॉड आर करता, खाली डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करता, तो मुझे क्या मिलती? रेडियल वेलोसिटी. ठीक है, लेकिन पूरे पोजीशन वेक्टर को ही डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वो मुझे कंप्लीट वेलोसिटी मिल जाएगी, इसमें रेडियल प्लस टेंजेंशियल दोनों शामिल ओके सर. हैं. अब देखो, इसको हम एनालाइज कर रहे थे, मैंने एफ नेट की वैल्यू पुट कर दी थी, तो क्या आ गया ये, आर क्रॉस एफ वन प्लस आर क्रॉस एफ टू अप टू आर क्रॉस एफ एन. मतलब इस पार्टिकल पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस के टॉर्क्स का एडिशन आ रहा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट, ये किसके बराबर होगा? नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट. ये बात समझ में आती है बेटे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल. ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, किसी भी इंस्टेंट पे ये इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हाँ सर. हैं. देखो, जैसे कोई हमसे ये कहे कि एक पार्टिकल को हमने ग्राउंड सरफेस से प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, उस पार्टिकल का मास है m, तो हमें पता लगाना है क्या, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल.
at time t, particle was projected at t equal to 0. किसी जनरल टाइम t पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो देखो एंगुलर मोमेंटम का इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है, हम लिखते हैं अच्छा एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। ये बताना बहुत जरूरी है, बिना इसके कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को अगर हम O मान लें तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O क्या होगा, R क्रॉस एम बी। M को आप भले ही अलग लिख सकते हो, तो ये R क्रॉस बी ऐसा। अब R की क्या वैल्यू होगी, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, तो वो हो जाएगा कितना, u cos थीटा t आई कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेने वेलोसिटी वेक्टर से, तो वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी। यस, आई कैप क्रॉस आई कैप विल बिकम 0, आई कैप क्रॉस जे कैप विल बिकम के कैप। ये हो जाएगा u cos थीटा t इंटू u sin थीटा माइनस जी टी के कैप। और जे कैप क्रॉस आई कैप विल बिकम माइनस के कैप, तो माइनस u cos थीटा इंटू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के कैप। क्या आ जाएगा ये बेटा, m u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा t के कैप, और यहाँ से आएगा माइनस u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा t के कैप, वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा माइनस u cos थीटा इंटू जी टी स्क्वायर के कैप, और यहाँ से आएगा प्लस हाफ u cos थीटा जी टी स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा m इंटू माइनस हाफ u cos थीटा जी टी स्क्वायर माइनस m u cos थीटा जी टी स्क्वायर बाई 2। ये बात समझ में आती है बेटे? हाँ अच्छा, इसको एक तरीके से और से भी कर सकते थे अपन। कैसे, हम लिख लेते हैं कि टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू डी एल ओ डी टी बाई डी टी, या डी एल ओ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट ओ डी टी। इसको इंटीग्रेट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एट टाइम टी माइनस एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एट टी इक्वल टू 0, एंड टॉर्क अबाउट ओ अगर हम लिखें तो देखो mg लग रहा है नीचे, और ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, u cos थीटा t आएगी। तो टॉर्क mg u cos थीटा t आएगा, और वो किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब गोइंग इनटू द प्लेन। तो टॉर्क को लिख सकता हूँ माइनस mg मल्टीप्लाइड बाय u cos थीटा t के कैप। ये टॉर्क आ गया, इसको t से मल्टीप्लाई किया, 0 से t तक इंटीग्रेट कर, क्या हो जाएगा,
माइनस एफ जी इंटू यू कॉस थीटा के कैप और इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी फ्रॉम जीरो, ये आएगा माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई टू माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई टू के कैप। ये अच्छा टी इक्वल टू जीरो पे तो एंगुलर मोमेंटम जीरो था, तो टी टाइम पे एंगुलर मोमेंटम इतना ही आया। इस तरह से भी एंगुलर मोमेंटम को इस केस में कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखो ये तो था टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। टॉर्क अबाउट अ लाइन की अगर मैं बात करूं, या टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की अगर मैं बात करूं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस is defined as component of torque about any point on the axis along the axis. Torque about any point on the axis along the torque about an axis is defined as component of torque about any point on the axis along the axis. पहले तो एक्सिस पे लाई करने पहले किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो और उसका कंपोनेंट ले लो, किस डायरेक्शन में? एक्सिस की डायरेक्शन। अब जैसे इसकी मदद से क्या है, हम टॉर्क ऑफ ए रिजिड बॉडी पता लगाते हैं इन प्योरली रोटेशनल मोशन। ये टॉर्क, टॉर्क की जगह आप यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं। टॉर्क की तो ये डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। You can replace torque by angular। अब देखो जैसे हमसे कहा जाए कोई रिजिड बॉडी, ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट, मुझे क्या करना है, इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है अबाउट द एक्सिस। इसका एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ये लिखना। तो देखो इन जनरल कोई ith पॉइंट इस बॉडी पर अगर मैं कंसिडर करूं, तो वो पॉइंट क्या कर रहा है बेटे, इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। तो पहले किसी ith पार्टिकल का एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख देता हूँ, उसका समेशन कर देंगे तो पूरी बॉडी का आ जाए। अब ith पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी
अगर ये बॉडी इस तरह से घूम रही है तो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी अंदर की तरफ, और एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो इसका जो सेंटर है उसी के अबाउट लिख देते हैं, सेंटर ऑफ हाईएस्ट पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर मैं आर क्रॉस एम भी करूंगा तो वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि इधर है आर वेक्टर, अंदर की तरफ है बी वेक्टर, तो आर क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो और आर और बी के बीच में एंगल भी 90 डिग्री है, तो आर आई एम आई बी आई। और क्योंकि ये एक्सेस के पैरेलली आ गया है तो फिर कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत भी नहीं है, पूरा का पूरा ही एक्सेस के अलॉन्ग है। बी आई को आप ओमेगा आर आई लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा को तो समेशन के बाहर ले लो, ये आ जाएगा आई अबाउट एक्सेस इंटू ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सेस। ये किसी भी रिजिड बॉडी का जो एक्सेस के अबाउट प्योर रोटेशन मोशन कर रही है। और अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सेस लिखना है तो वो बराबर होगा टॉर्क अबाउट दैट एक्सेस। ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। लाइन के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज देखना है तो टॉर्क अबाउट लाइन कंसिडर करो। पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का रेट कंसिडर करना है तो वो टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट के बराबर। नाउ लुक एट दिस। जैसे हमसे कहा जाए कि एक कोनिकल पेंडुलम का बॉब है, दिस इज अ लाइट स्ट्रिंग and this is a bob of mass m, and it is moving in a conical pendulum. कोनिकल पेंडुलम के पाथ में ये move। मान लो ये जो P है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, O जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है। तो हमें बताना है कि मान लो हमें चार ऑप्शन दिए गए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O रिमेन्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट P रिमेन्स कांस्टेंट,
angular momentum about OP remains constant. Angular momentum about P the magnitude remains constant. अब इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से गलत है, ये सी और डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन कौन सा बेटे? थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट फर्स्ट करेक्ट नहीं है क्या? देखो, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ये भी कांस्टेंट है ना? तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? इसमें ए करेक्ट है और सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट। पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो चेंज हो रहा है नहीं। देखो कैसे, मान लो इस समय पार्टिकल की वेलोसिटी बाहर है, यहाँ पे अंदर है, यहाँ पर इधर है, और जब पीछे पहुंच जाता है तो इधर। अब अगर हम देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, है ना? जब वेलोसिटी यहाँ है तो पोजीशन वेक्टर ऐसा है, तो आर वेक्टर ऐसा हो गया। आर क्रॉस बी करेंगे अब हम, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। इधर अगर हम बात करेंगे तो आर वेक्टर इधर, बी वेक्टर अंदर है, तो आर क्रॉस एम बी करोगे तो एंगुलर मोमेंटम इधर आ जाएगा। जब ये रस्सी ऐसे हो जाएगी, ठीक है, तो वेलोसिटी इधर है, आर वेक्टर इधर है, तो आर क्रॉस एम बी करोगे तो वो ऐसे ही हो बाहर। जब रस्सी उधर चली जाएगी, वेलोसिटी ऐसे है, आर क्रॉस एम बी करोगे तो वो यूं बाहर है ना? तो कौन से यूं इस तरह से एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर निकलता रहे, ऐसे ऐसे। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो क्या होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो इसका कितना रहेगा? एल एम बी ही रहेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इनटू एम इनटू।
बट डायरेक्शन इसकी लगातार चेंज होती जाएगी। ये किसके अबाउट बात कर रहे हैं अपन? ये पी के अबाउट बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो तुम। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टॉर्क। टॉर्क अबाउट पी देखो। अब पी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क अगर देखोगे तो इस पार्टिकल पे दो ही फोर्स लग रहे हैं बेटे, एक टेंशन और एक mg। टेंशन का टॉर्क 0 आ जाएगा, टॉर्क ऑफ टेंशन अबाउट p विल बी 0, बट टॉर्क ऑफ mg अबाउट p विल बी नॉन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? टॉर्क अबाउट p विल बी नॉन जीरो, और टॉर्क अगर नॉन जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम तो चेंज होगा ही। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट o की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट o की बात करोगे तो जैसे जब पार्टिकल यहाँ पे है तो पोजीशन वेक्टर ऐसा हो गया, उसको आगे एक्सटेंड कर दो। वेलोसिटी अंदर की तरफ है तो r क्रॉस mv करेंगे तो वो r mv बन के ऊपर आ जाएगा। जब पार्टिकल ऐसे पीछे चला जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी। r वेक्टर को ऐसे एक्सटेंड करके लिखना पड़ेगा, r क्रॉस mv करेंगे तो r mv। जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, r वेक्टर इधर होगा, r क्रॉस mv करेंगे तो r mv फिर से ऊपर में जाएगा। जब इधर आ जाए तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी, r वेक्टर इधर है तो r क्रॉस mv करेंगे तो ये फिर से, तो r mv ये सारे वेक्टर ऊपर 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 की तरफ आ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है? टॉर्क अबाउट ओ वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जो है वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क की कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी गलत हो गया। ये दोनों मुद्दे तो हो गए। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये भी अपन ने प्रूव कर दिया है, वो हमेशा आर एम बी एल एम बी एल एम बी एल एम बी। तो डी ऑप्शन भी अपन देख चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओपी की अगर बात करोगे तो उसका क्या कंसेप्ट है कि किसी भी पॉइंट पे के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लो और फिर उसका कंपोनेंट ले लो। तो जैसे ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो वो आर एम बी आएगा, और ओपी लाइन के अलाउंग कंपोनेंट लेंगे तो ये आर एम बी ऑलरेडी ओपी लाइन के पैरेलल ही है, तो कंपोनेंट भी आर एम बी के बराबर ही है ना। तो हम लिख सकते हैं कंपोनेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओपी रिमेन्स, ओपी के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट। ये बात समझ में आई बेटे?
कोई डाउट तो नहीं बेटा इस वाले को? एक बार जेई में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम के नेचर को समझने में मदद करता ही है। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। टॉर्क ऑन अ बॉडी और अ पार्टिकल about a point or axis is zero, then angular momentum about that point on axis remains conserved. टॉर्क जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे। टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, जितना है उतना का उतना ही बना रहेगा। ये टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में इस तरह का रिलेशन। जैसे अब इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज होता है। कोलिजन वाले क्वेश्चंस की बात करें अगर अपन, तो जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि ये एक रॉड है और ये ग्राउंड सरफेस पे लाई कर रही है, स्मूथ ग्राउंड सरफेस पे लाई, और इसका मास है m, इसकी लेंथ है l, और एक m मास का पार्टिकल u स्पीड से इस रॉड को कोलाइड करता है। पार्टिकल ऑफ मास m कोलाइड्स द रॉड विद द स्पीड u, बिल्कुल एंड पॉइंट पे कोलाइड करता है। कोलिजन इज लेट्स से इलास्टिक। तो हमें पता करना है find the angular velocity of the rod and the velocity of the particle after collision. तो बेसिकली यहाँ पर जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे बच्चों, वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चंस में यूज होता है। क्यों लगा पाते हैं हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और किस एक्सिस के अबाउट लगा पाते हैं? सिस्टम क्या लेना पड़ता है? कंसिडर पार्टिकल प्लस रॉड एज सिस्टम, ताकि ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स बन जाए और उसका टॉर्क वगैरह कैंसिल। एक एक्सटर्नल फोर्स हिंज लगाएगा, तो हम क्या करें? एंड अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट हिंज्ड एक्सिस। अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट हिंज्ड एक्सिस। तो कैसे लिखेंगे भाई हम इसको?
एम यू एल, दिस इज एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। पार्टिकल का एम यू एल है, रॉड का तो एंगुलर मोमेंटम 0। बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो इसी डायरेक्शन में v रह जाती है ना, कोलिजन के बाद स्थिति कुछ ऐसी बन गई। पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो पार्टिकल का हो जाएगा एम बी एल, रॉड का हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो एम एल से एम एल कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी u इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा एल बाई। लेकिन ध्यान दो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने से पहले हमने क्या किया, सिस्टम को सही तरीके से चुना और किस एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है उसको सही तरीके से चुना, क्योंकि जिस भी सिस्टम पे आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना चाहते हो उस सिस्टम पर उस एक्सेस के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। अगली इक्वेशन हम इलास्टिक कोलिजन हुआ है इसकी लगा देंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते समय लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में टक्कर हुई है उन्हीं के बीच की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखनी है, तो बिल्कुल एंड पॉइंट ऑफ द रॉड कंसीडर करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी ओमेगा एल माइनस वी, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो u है, तो u की वैल्यू आ गई ओमेगा एल माइनस वी, ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो v से v कैंसिल हो जाएगा, 2u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ओमेगा एल बाई 3, या ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी 3u बाई, ये वैल्यू ओमेगा की। अब एक बार ओमेगा आ गया तो ये वेलोसिटी भी पता लगा सकते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, u माइनस ओमेगा एल बाई 3, इक्वेशन 1 से देखो, u माइनस ओमेगा एल बाई 3, तो u माइनस u बाई वेलोसिटी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी u बाई। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि ये एक डिस्क है, हॉरिजॉन्टल डिस्क, और ये इसकी एक्सिस, डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट द एक्सिस, और ये एक स्मूथ सरफेस पे रखी, इट लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल, और एक आदमी जो कि अभी रुका, एंटायर सिस्टम इज एट, नाउ द मैन starts walking on the disc with a speed u relative to the disc। तो हमें पता लगाना है फाइंड ओमेगा acquired by the, मैन का मास दिया हुआ है स्मॉल है, डिस्क की रेडियस है कैपिटल आर, और डिस्क का मास है कैपिटल एम। देखो फिर से क्या है बेटे, अगर हम मैन और डिस्क को एक सिस्टम मान लें, मैन प्लस डिस्क को हम एक सिस्टम, तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व
क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन लगा होगा आदमी और डिस्क के बीच में आपस में लगा होगा, तो वो तो इक्वल एंड अपोजिट ही होगा, उसका टॉर्क तो एक्सिस के अबाउट जीरो हो ही जाएगा। उसके अलावा जो फोर्स लगेगा वो एक्सिस खुद लगाएगी, तो उसका टॉर्क जीरो आएगा। इसलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस विल रिमेन कंजर्व। तो कैसे लिख देंगे भाई? शुरू में एंगुलर मोमेंटम जीरो था, आदमी मान लो u स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क चलने लगा, डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से पीछे जाने लगी ताकि अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आए, और टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो ही बना रहा है। तो ये जो डिस्क का जो पॉइंट होगा वो बेसिकली ओमेगा आर वेलोसिटी से पीछे जाने लग जाएगा। तो मैन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी u माइनस ओमेगा आर ही नजर आएगी। मैन का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m u माइनस ओमेगा आर इंटू आर, और डिस्क का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा माइनस कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू। तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा आर इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई 2, ये बराबर है एम यू के। तो यानी कि ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी, एम यू अपॉन एम प्लस कैपिटल एम यू अपॉन एम प्लस कैपिटल एम बाई 2, ऐसी ओमेगा की वैल्यू। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ? And as long as हाँ man सर। continues to move with the velocity u with respect to the disc will also continue to move with this constant angular velocity. अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं, सर हाँ बेटे बोलो। वो वाले क्वेश्चन में मतलब दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, और हम्म, जो मतलब मैन है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब मैन पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी होना चाहिए ना। बिल्कुल 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 होगा। वो देखो हो क्या रहा होगा कि इस तरह से समझो तुम कि आदमी की वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, जीरो, और फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। तो उस समय पर जब उसकी वेलोसिटी जीरो से बढ़कर के यू हुई, उस समय पर उस पर टेंजेंशियल फ्रिक्शन लगा हो। टेंजेंशियल फ्रिक्शन सिर्फ उसी इंस्टेंट पे लगेगा। टेंजेंशियल फ्रिक्शन जो मैन पे लगेगा, टेंजेंशियल फ्रिक्शन ऑन द मैन will act only at initial instant, जब वो मूव करना स्टार्ट करता है सिर्फ तभी। आफ्टर दैट, उसके बाद भी उस पे फ्रिक्शन लगेगा, ओनली रेडियली इनवर्ड फ्रिक्शन विल एक्ट, जो कि उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे। समझ में आई बात?
तो उसी तरह से डिस्क पर भी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा होगा वो सिर्फ एक इंस्टेंट की बात है ना। उसने उसको ओमेगा प्रोवाइड कर दी। अब डिस्क पर कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। बाद में जब आदमी चलना चालू कर दिया, एक बार मोशन में आ गए, तो उसके बाद मैन पे फ्रिक्शन लग रहा है अंदर की तरफ, जो कि उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और डिस्क पे फ्रिक्शन लग रहा है किधर, बाहर की तरफ। और ये वाला फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा होगा, ये हिंज बैलेंस कर रहा होगा। तो हिंज डिस्क को इधर फ्रिक्शन एक फोर्स लगा रहा हो, जो कि इस फ्रिक्शन के बराबर ही। सर जब ये रेडियली इनवर्ट फ्रिक्शन लगेगा तभी मैन और डिस्क के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए। मैन और डिस्क के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 ही है यार भाई। भाई आदमी का क्या है, आदमी का जो पैर है ना, वो वो डिस्क के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे ही रहेगा ना। वो आदमी को उस इस तरह का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ जैसे, तो आदमी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अलग है और आदमी के पैर की वेलोसिटी अलग है। कौन सा पैर, पैर भी पूरा नहीं, ओनली दैट टो जो कि डिस्क के कांटेक्ट में आएगा। हाँ है ना। जैसा नॉर्मल वॉकिंग में होता है, या मान लो तुम किसी कन्वेयर बेल्ट पे चल रहे हो, ठीक है, यू आर मूविंग ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, राइट। जैसे अ, कई सारे एयरपोर्ट वगैरह पे एक मतलब हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट भी हाँ होती सर। है ना। हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट भी होती है। इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि भाई 30-40 गेट है उसके, तो उनने हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट्स लगा रखे। लेकिन कुछ लोगों को क्या है, जल्दी होती है, तो कन्वेयर बेल्ट चल रही है लेकिन उसके ऊपर वो भी चल रहे हैं, ठीक है। तो हाँ थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, उस कन्वेयर बेल्ट पे भी जब आप चलते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल फिसलते हुए चल रहे हो। जो पैर कांटेक्ट में आता है वो रेस्ट पे ही रखते हैं अपन, है ना, इंस्टेंटली वो रेस्ट पे ही होता है। फिर दूसरे पैर कांटेक्ट में आ जाता है। तो जैसा नॉर्मल वॉकिंग में होता है, उसी तरह से उसमें भी हाँ होता है। जस्ट दैट नॉर्मल वॉकिंग में हमारी नीचे की जमीन रेस्ट पे होती है, तो हमारा पैर पैर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोमेंटेरली रेस्ट पे आता है। कन्वेयर बेल्ट पे जब चलते हैं तो हमारा पैर मोमेंटेरली कन्वेयर बेल्ट के रिलेटिव रेस्ट पे आता हाँ। है, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, फिर बाकी फिर अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। और अब हम धीरे धीरे अपने मेन उन सारे मुद्दों पे आ जाएंगे। मेन अब रिजिड बॉडी चालू हो चुका है, तो आई सजेस्ट कि अब जो है जिसको पढ़ना है वो 2-3 लेक्चर आगे के ध्यान से अटेंड कर ले, क्योंकि अभी मेन बातें होने वाली है ना। सर आप नेक्स्ट वीक के लिए ना ये मतलब जो टाइम टेबल बना रहे हैं सर, उनको मतलब बोल दीजिए कि मतलब प्रॉपर बराबर मतलब बनाए, क्योंकि ये वीक आज के दिन में तो एक ही टाइम पे 3 लेक्चर रखे थे। आपका भी था, फिर एवाईडी सर का भी बोला था अभी था, और फिर वो फिजिक्स का डिस्कशन का भी एक लेक्चर अभी था। तो वो कंफ्यूजन था ऐसा क्या, इसलिए कैसे एवाईडी सर का किस टाइम पे था? एवाईडी सर का तो मतलब 9:45 वाला था जो सेकंड लेक्चर था। सर आपका जो सुबह का लेक्चर था ना अच्छा 8 ऐसा बजे था से, क्या? वो एवाईडी सर का भी 8 बजे से था। 8 से 10 था मैं। अच्छा ऐसा क्या? नहीं नहीं, एवाईडी सर का लेक्चर नहीं था सर, वो मैंने चेक किया था। एवाईडी सर ने डाउट डीपीपी है। डिस्कशन रखा था वो। मुझे भी लगा था लेक्चर है वो, पर मैंने चेक किया तो वो डीपीपी डिस्कशन था। लेकिन वो भी लेक्चर ही हुआ ना, मतलब अटेंड तो वो भी करना हाँ था। मतलब जिसको तो डीपीपी डिस्कशन करना है उसका तो ओवरलैप कर जाएगा ना यार, ये दिक्कत है।
ठीक है बेटे, है ना? हाँ मतलब आप बस वो ये नेक्स्ट वीक के लिए बोले, चीज मतलब तो वो ध्यान थोड़ा ध्यान रखेंगे, रखे वो टाइम। शायद होने लगा होगा। ठीक है बेटे, ठीक है। एक बार टाइम टेबल बन जाएगा तो फिर पर्सनली देख लेंगे कि उसमें ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है ना? हाँ सर। ध्यान रखें। सर सर वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा, 100% तुमको दे दूंगा, लिंक ग्रुप पे दे दूंगा अपने पे, है ना? मेरे गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, फिर तुम डाउनलोड कर लेना। सर हम्म। सर वो एक डाउट था मुझे, मैंने फिजिक्स के ग्रुप पे एक डाला था ना वो काइनेमेटिक्स का, अभी 2 दिन पहले। अच्छा, समझा नहीं सर उसमें कौन सा था बेटे? कि a round cone with half angle 30 degree and radius base 5 centimeter rolls uniformly without slipping। मैंने हार्बर वाले ग्रुप पे डाला था सर वो। टारगेट 21 हार्बर, है ना? हाँ एक बार दोबारा डालो ना यार। हाँ सर, मैं आपको WhatsApp पे भेज देता हूँ। ठीक है। भेज दिया सर मैंने। राउंड कोन विद हाफ एंगल इतना and radius uniformly find the moduli of the vector of the angular velocity of the cone and the उसमें के बस सर मुझे बी वाले ऑप्शन में डाउट है, एंगुलर एक्सेलरेशन वाले। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, आप जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर निकाला है उसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट। वो किया सर, पर मतलब वही डाउट है कि मतलब v वेक्टर कांस्टेंट है तो डिस्क का ओमेगा चेंज नहीं होगा, कोन का चेंज होगा बस। वो चेंज कैसे लिखूं समझ में नहीं आ रहा। तो देखो ऐसा है ना कि जैसे कोई, भाई, अगर अगर कोई वेक्टर dt टाइम में d फाई एंगल से रोटेट हो जाता है ना, dt टाइम में कोई वेक्टर है a और वो dt टाइम में d फाई एंगल से रोटेट हो गया, तो उसमें जो चेंज आया है dA वेक्टर, dA वेक्टर को आप लिख सकते हो सिंपली मॉड a d फाई n कैप। डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। हाँ सर। है ना? डायरेक्शन इसकी a वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगी। n इस वेक्टर को dA वेक्टर
बाई डी टी अगर करना है तो ये हो जाएगा मॉड ए इंटू डी फाइव बाई डी टी एन कैप ओमेगा है, उससे आ जाए। हाँ समझ में आई बात बेटा? भाई ये उसका डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका। हाँ सर। तो जैसे इसका एंगल विद द वर्टिकल तुमने पता लगाया, ओमेगा का एंगल विद द वर्टिकल कितना आ रहा है? तो एंगल विद द वर्टिकल जो आ रहा है उसके दो कंपोनेंट कर लेंगे अपन, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल। जैसे ये कोण हमें दिया गया है, तो इसका जो ओमेगा वेक्टर होगा ना, उसके तुम्हारे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब ये वर्टिकल तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक और डायरेक्शन भी क्या होगा, जिस रेट से ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है उसी रेट से इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये जो डी फाइव बाई डी टी है ना, वो ये वाला ओमेगा आ जाए। जैसे इस ओमेगा को ओमेगा वन कहें, इसको कहें ओमेगा टू, तो आपको बेसिकली डी ओमेगा वन वेक्टर बाई डी टी को डिफरेंशिएट करना है, तो वो आ जाएगा ओमेगा वन इंटू ओमेगा टू, ऐसा ही आ जाए। सर वो वाला पार्ट ही उसमें डाउट हो रहा है कि मतलब एंगल विद द वर्टिकल कैसे, मतलब ओमेगा वन किसकी वजह से हो रहा है और ओमेगा टू किसकी वजह से हो रहा है? अरे भाई देखो, दो तरह के मोशन हो रहे हैं ना इसके। एक तो क्या हो रहा है, ये अपनी जगह पर ऐसे रोल भी कर रहा है इस तरीके से, जो इसका जो ये डिस्क है, हाँ ठीक है। और एक क्या हो रहा है, ये इसका सेंटर जो है वो खुद ऐसे आगे भी जाता जा रहा है, ये ऐसे भी रोटेट कर रहा है। हाँ तो ये वाला जो रोटेट करने वाला जो ओमेगा है इसका, वो तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो ये रोटेट हो रहा है उसकी वजह से ओमेगा ऊपर हो जाएगा। इन दोनों का जब तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो वो वर्टिकल के साथ कुछ ऐसा एंगल होता है। हाँ हाँ नहीं आता है सर। अब ये वाला कांस्टेंट है, इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। अच्छा हाँ हाँ समझ गया सर। ठीक है बेटा, है ना, एक बार इसको इस तरह से ट्राई करो हाँ सर अब समझ गया। क्लास